यस सर। ठीक है, सो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप आ रहा है, इसकी वजह से हमारा कर्व जो है कंसंट्रेशन और टाइम का ऐसा दिख रहा है। अगर ln कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व रहेगा तो कैसा दिखेगा? और उसके लिए गाइडिंग इक्वेशन क्या रहेगा? ln कंसंट्रेशन और टाइम, ये आ कहाँ से रहा है? ये इसी इक्वेशन से आ रहा है, इस इक्वेशन से, राइट ना? इज दिस ओके? यस सर। तो ln कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व कैसा होना चाहिए? It should be downward straight line. It should be downward straight line. ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा? This is going to be ln a naught. ln a naught. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर। Yeah. अभी जनरल मैंने मतलब जनरल nth ऑर्डर इक्वेशन तक का मैंने बता दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन स्पेशल केसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड, कल ये तीन आपको ये मेथड्स भी बताया मैंने कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक हाफ लाइफ मेथड, इंटीग्रल मेथड, डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड, एंड तीसरा जो चौथा, एक चौथा भी होता है। बेसिकली इनका जो ग्राफ आया ना, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ या हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ डिपेंडेंसी, सो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जो होता है, चौथा मेथड जो लिया जाता है वो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को लिया जाता है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, सो that is another thing which can be that is of a useful this इनके सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी नेक्स्ट टास्क जो मेरा है वो ये है कि देयर आर सर्टेन स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली स्पेशल नहीं बोलूंगा मैं, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रियल टाइम रिएक्शन। ठीक है ना? और उनकी मतलब वहां पे हाउ डू वी अप्लाई द लर्न कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑर्डर के जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उनको रियल टाइम में कैसे अप्लाई करके, एंड we try to get rate constant and other details of the reaction. So there are 3-4 different example reactions जिसमें हम I mean they all are first order number one। ठीक है, और हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर के ही एग्जांपल्स देखने होते हैं, सेकंड ऑर्डर वगैरह वाले देखने नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाले रिलेटिवली इजियर होते हैं, एंड दैट इज वहां पर हम मेथड्स को
टेस्ट या ऐसे समझो कि एग्जाम्पलीफाई करके देखते हैं कि हाँ जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया हाउ दे आर बीइंग अप्लाइड इन ऑर्डर टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम। जैसे सीखा है वैसे ही हो रहा है अप्लाई या किसी और फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, या रियल टाइम एप्लीकेशन के टाइम में और क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर interested to know। सेकेंड वाले जो सेकेंड ऑर्डर जो इक्वेशंस होते हैं ना उनमें भी अप्रोच हम सिमिलर रखते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द एनालिसिस अप्रोच ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब एग्जाम्पल रिएक्शंस जो है वो भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिएक्शंस, मतलब कुछ रिएक्शंस स्पेसिफिक होंगे कुछ नॉन स्पेसिफिक रिएक्शंस भी रहेंगे, ठीक है। जैसे
See, H2O2 generally decomposes as H2O plus half O2. ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसका we have experimentally found to be follow the first order dynamics. ठीक है, but how can we prove this fact? experiment जो है हम बोल दिए कि experimentally I have found, but what experiment have I conducted which can convincingly say that this decomposition is a first order reaction? ठीक है, uh, why I am being so particular or why anybody is so particular in proving his point is क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग ही हमें नेक्स्ट स्टेप में यानी अभी से 2 लेक्चर बाद आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग जिसके थ्रू कुछ इंटरनल डायनामिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस के बारे में भी हमको बताएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है या what type of rate law they are following. That is something which is going to give me a very bigger picture or inner picture of how the reaction is exactly progressing. ठीक है, क्या वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, इज इट अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप में what set of steps are possible, मतलब ये इंफॉर्मेशंस जो हैं यहाँ के इंफॉर्मेशंस they are going to be so crucial and so useful that many a times they are going to help us in choosing like 2-3 parallel possibilities होती हैं उसमें से which is the best possibility, best thing which is the possibility which is really taking place, इनको भी जज करने में हमको ये इंफॉर्मेशन रेट इक्वेशंस के जो ये एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर गोइंग टू हेल्प अस. ठीक है, कैसे करने वाले हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम जो भी क्लेम कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली कैसे हो ये इंफॉर्मेशन मुझे एक्सपेरिमेंटली मिला तो वो एक्सपेरिमेंटली कैसे बता रहा है, हाउ इज इट टेलिंग मी कि this H2O2 is decomposing by a first order dynamics. ठीक है, am I making sense? So what we have done is, let us suppose the initial concentration of H2O2 which has been taken is A. This is initial concentration. ठीक है, after some time, after time t, after time t, its concentration is A minus X. ठीक है, ये अज्यूम हम कर रहे हैं, अभी कुछ किया नहीं है इसको, और इस टाइम पे ये जो होंगे दिस विल बिकम x एंड x by 2. ठीक है, अब H2O2 जो होता है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी that has tendency of being oxidizing as well as reducing agent. ठीक है, तो इसका क्या कंसेंट्रेशन है, आई मीन जो भी जहां पर भी H2O2 को हमने लिया है उसका कंसेंट्रेशन इनिशियल एंड कंसेंट्रेशन एट टाइम t फाइंड आउट करने के लिए what we do is we titrate in. So in order to calculate concentration of H2O2, we titrate it with KNO4 acidified. ठीक है,
नाउ व्हाट विल हैपन, KMnO4 H2O2 के साथ जब शुरू में सॉल्यूशन हम लेते हैं H2O2 का, तो उसमें से एक छोटा सा सैंपल मे बी 5 ml और 2 ml सैंपल H2O2 का ले लिया हमने, और 2 ml सैंपल के साथ KMnO4 को हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। तो we will tend to get वो 2 ml सैंपल का भी कंसेंट्रेशन तो A ही रहेगा, that will not be different, वॉल्यूम चाहे जो भी हो, ठीक है। और सिमिलरली सेम सैंपल का आफ्टर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद 2 ml निकालेंगे उसमें से, और उसके साथ KMnO4 को फिर से टाइट्रेट कराएंगे। अब इनिशियल टाइम पे मान लो जब so at the beginning let V naught volume of KMnO4 is required. KMnO4 is required for complete oxidation of H2O2, ठीक है। And lapse of time let volume Vt of KMnO4 is required for complete oxidation same volume of H2O, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम, एक्चुअली मैंने शुरू में बोला 2 ml ले लेते हैं, तो मे बी 2 ml 3 ml वो आपकी चॉइस होगी, दैट हैज नथिंग टू डू। बस ये चीज ध्यान में रखना होता है कि जितना वॉल्यूम इसका यहाँ पे लिया ना फर्स्ट स्टेप पे, उतना ही वॉल्यूम सेकेंड वाले स्टेप के टाइम पर भी H2O2 का हम लेंगे, तो हैंड टू हैंड कंपैरिजन होगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि वी हैव टू ब्रिंग इट ऑन सेम स्केल, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। और ये चीजें भी दी जा सकती हैं, ठीक है ना, ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है। जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो अभी तक के क्वेश्चंस में जनरली वॉल्यूम्स वगैरह सेम, मतलब उसमें ये एक्सक्लूजन भी क्रिएट नहीं किया हुआ है कि ये वॉल्यूम इसका कितना लिया गया है। दे हैव जस्ट सेड V naught volume has been taken शुरू में and Vt volume has been taken after some time, assuming that the volume of H2O2 which is being titrated is same. अब कभी उनको और पंक्चर करना होगा कॉन्सेप्ट को, लाइक डाइसेक्शन करना होगा कॉन्सेप्ट का, तो they will play with the volumes of H2O2 taken, और ऑब्वियसली लाइक फर्स्ट टाइम देख करके काफी सारे बच्चे क्रम्बल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी छोटी छोटी कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। इन ऑर्डर टू डू हैंड टू हैंड कंपैरिजन, जितना इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिया हमने सॉल्यूशन में से, सेकेंड टाइम पे भी उतना ही ले। अगर सेकेंड टाइम पर हम ज्यादा ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो रिक्वायर्ड हुआ उसको हम सेम लेवल पर एडजस्ट करेंगे,
बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो फर्स्ट टाइम में H2O2 लिया मैंने 2 ml, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो रिक्वायर हुआ वो V0 हुआ। अब दूसरी बार में अगर मैं फिर से 2 ml लेकर के करता हूं और यहाँ पर VT आता है, ठीक है, तो ये तो हैंड टू हैंड कंपैरिजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा सिनेरियो सोचो जिसमें फर्स्ट राउंड में मैंने 2 ml लिया एंड दैट इज रिक्वायरिंग V0, वेयर एज सेकेंड राउंड में मैंने 5 ml ले लिया एंड दैट इज रिक्वायरिंग VT, ठीक है, इज इट ओके? अब V0 एंड VT को हम हैंड टू हैंड कंपैरिजन करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू फिच अस द राइट रिजल्ट। एम आई मेकिंग सेंस? इसके लिए हमको क्या करना होगा? आई हैव टू कैलिब्रेट इट ऑन सेम लेवल। तो या तो इसके 5 ml के लिए VT अगर चाहिए तो इसके 5 ml के लिए कितना चाहिए वो वैल्यू हम निकालेंगे। सो आई कैन राइट 5 ml ऑफ इट विल रिक्वायर 2.5 V0। अब इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को जहां पर भी मुझे रखना है उसको हम रख करके और कैलकुलेशन करें तो हमको सही वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर मैं इस वॉल्यूम को डिग्रेड करूं, ठीक है, इसका 2 ml है तो इसके 2 ml के करस्पॉन्डिंग VT का कितना चाहिए होगा? तो VT का हमको 2/5 टाइम्स चाहिए होगा। ये बात समझ में आई? तो इसको इसके साथ या फिर मतलब इसको हम एक साथ रखेंगे या फिर इसको और इसको एक साथ ट्रीट करेंगे। बात समझ में आई? ये बेसिक चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? हेलो? सर एक बार रिपीट कीजिए। ओके, हाँ, आई एम सेइंग सिंपली if 2 ml of V0 2 ml of H2O2 is requiring V0 volume of KMnO4 and 2 ml फिर से टाइट्रेट किया सेकेंड सिनेरियो में एंड रिक्वायरिंग VT, तब वॉल्यूम बराबर है, तब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि H2O2 का जब जो कंसेंट्रेशन इस टाइम पे है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, वो V0 के प्रोपोर्शनल है, और टाइम t इज इक्वल टू t पर जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन है इसका वो VT के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो these figures are exactly going to represent the concentration of H2O2 at these two different times, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी ट्विकिंग कर दी मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, ठीक है। क्या किया? पहले सिनेरियो में आई एम टेकिंग 2 ml ऑफ H2O2, ठीक है, 2 ml ऑफ H2O2 एंड आई एम रिक्वायरिंग V0 ml ऑफ KMnO4 to completely titrate it. Second scenario में instead of taking 2 ml I am taking 5 ml of H2O2, ठीक है। तो 5 ml of H2O2 is requiring VT, volume of KMnO4। अब यहाँ पर चूंकि वॉल्यूम्स आर डिफरेंट, तो हम अगर ऐसे क्लेम करने जाएं कि इसका कंसेंट्रेशन, यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है, they are in the ratio of V0 by VT, will that be a right statement? Not giving any due respect to the volume of H2O2 which has been taken? That will obviously not be right, right? क्यों नहीं? क्योंकि क्वांटिटी जो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे और क्वांटिटी ऑफ H2O2 which is reacting at this stage are going to be different because of two factors. एक तो कंसेंट्रेशन डिफर हो रहा है उसकी वजह से, और यहाँ पर वॉल्यूम भी हमने बढ़ा दिया तो उसकी वजह से भी तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि मोल्स ऑफ H2O2 जो है यहाँ पर सिर्फ कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, सॉरी, सिर्फ इस केस में इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है। यहाँ पर
कंसेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम भी हमने चेंज कर दिया। तो अब इसको काउंटर करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? बेसिकली हमें तो वो वॉल्यूम, वो मोल्स चाहिए ना जो 2 ml में प्रेजेंट है, सच दैट दोनों जगह पे मैं हैंड टू हैंड कंपैरिजन करके ये बोल सकूं, ओके, अगर इस सिनारियो में 2 ml में V0 लिया है, तो अगर 5 ml का भी डेटा दिया हो फर्क नहीं पड़ता है, 2 ml में कितना रहेगा, कितना KMnO4 यूज होगा, ये मैं पता कर लेता हूं। और वो 2 ml में क्यों पता करना है? क्योंकि पहले राउंड में मैंने 2 ml का निकाला था। अब या तो एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों सिनेरियो का 2 ml पर कैलिब्रेट करके हम ले, या फिर और उन वैल्यूज को कंपेयर करें, what volume of KMnO4 has been used in 2 different scenarios to titrate with 2 ml of H2O2 solution, या फिर दोनों को कैलिब्रेट 5 ml पर करें। तो इसको अपग्रेड किया 2 ml से 5 ml पर, तो ये वॉल्यूम आया ऑफ KMnO4 required in first instance, and KMnO4 required for 5 ml of H2O2 VT है, वो तो सेकेंड इंस्टेंस वाला कैलकुलेटेड ही है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इस वैल्यू को यूज करूं, V0 वैल्यू फॉर 2 ml, एंड 5 ml वाले को यूनिटरी मेथड से मैं डिमिनिश करके ले लूं कि 5 ml के लिए अगर VT तो 2 ml के लिए कितना KMnO4, तो ये हमको आ जाएगा वैल्यू। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करें या इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करें, दे आर एक्चुअली हैंड टू हैंड कंपैरिजन। इज दिस ओके नाउ? Yes. ओके, आई विल जस्ट बॉक्स दिस इंफॉर्मेशन। मतलब ये यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, और इसमें हमेशा अंडरलाइन फैक्ट यही होता है कि द वॉल्यूम, टाइट्रेशन वॉल्यूम इन बोथ द केसेस हैज टू बी सेम। ये एक्सपेरिमेंटल ये में आपको दिया जाता है, बट दैट कैन बी ट्विक्ड, ठीक है। और ट्विकिंग अगर हो गई तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं यही चीज। और इसी तरह की चीज, इसी तरह के डोमेन्स को पकड़ के दे डाइसेक्ट इट फर्दर, ठीक है। जहां तक डाइसेक्शन किए रहते हैं उसके और एक स्टेप आगे बढ़ के डाइसेक्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स में बहुत अंदर तक डाइसेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने, कुछ कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए जहां पर कि डाइसेक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटीज है उन एरियाज को, ग्रेज एरियाज को हाईलाइट करना इज अ टास्क जिसके ऊपर थोड़ा सा सोचना और वर्क करते रहना होता है। मी एज अ टीचर एंड ऑल्सो यू एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तभी मानी जाएगी जब इस तरह की चीजें, जो वेरिएशंस है, नॉर्मल जो लर्निंग है आपकी, उसमें जो वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं, वो जब आप अपने अंदर सोचने लगते हो ना, कैन दिस बी अ वेरिएशन, कैन दिस बी अ वेरिएशन, तब फिर यू आर ऑफ द लेवल जहां पर यू हैव कमांड ओवर योर सिलेबस, एंड नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू understand each type of tweaking or most of the types of tweaking which can be done in various subjects, various concepts and various questions, ठीक है। anyway, let us get back to this. So अभी वॉल्यूम वाला चीज मैंने क्लियर कर लिया, वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन। so यहाँ पर वॉल्यूम को स्पेसिफाई कर लेता हूँ मैं, कुछ भी एक स्मॉल वॉल्यूम में, नंबर तो नहीं डालूंगा, वेरिएबल ही डालूंगा। maybe I can say y ml of H2O2, और यहाँ पर सेम वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ अब चूंकि वॉल्यूम सेम है, एज वॉल्यूम इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ H2O2 in
two cases is same, so volume of KMnO4 required will be directly proportional to concentration of H2O2. ठीक है, तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं या मान सकते हैं कि V0 and VT are indicator of concentration at time t is equal to 0 and time t is equal to t. ठीक है, so V0 is proportional to A and VT is proportional to A minus X. ठीक है, ये मेरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हो गए, ये मैं जानता हूं, ये मेरा अजम्पशन था जो हमको पता नहीं है और अब हमें पता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि V0 is proportional to A and VT is proportional to A minus X, ये हमने क्वांटिटेटिवली एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बाय रूल क्या होना चाहिए? इट शुड डेफिनेटली फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, ln A minus X should be equal to ln A minus KT, राइट? फर्स्ट ऑर्डर में यही इक्वेशन इनको फॉलो करना है, तो इनको भी फॉलो करना होगा इनके नंबर्स को। इज इट ट्रू और नॉट? हेलो, हेलो, यस सर। करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा तो इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? अगर ये फर्स्ट टाइम के ये जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम की पर कंसंट्रेशन जो है इसको मैंने कंडक्ट किया, तो ये तो दो ही पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और दो पॉइंट्स तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। ठीक है, तो अभी इससे ये प्रूव नहीं हो पाएगा। प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मुझे। आफ्टर टाइम t1 इसको ऐसे लिखेंगे x1 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 एंड आफ्टर टाइम t2, ठीक है, इट इज a माइनस x2 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 by 2। बात समझ में आई? अब यहां से यहां तक आने पे भी अगर हमारा सेम रूल अप्लाई हो रहा है, मतलब इसके और इसके बीच का भी रिलेशनशिप ये वाले लाइन पे फॉल कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड लाइन पे फॉल करे, यानी इस सेम चीज को अगर टाइम t2 तक एक्सट्रापोलेट करूं और उससे मेरा ये कंसंट्रेशन या इस पे यूज्ड वॉल्यूम जो है वो हमको मिल जा रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, नाउ तीन पॉइंट्स अगर एक लाइन पर फॉल कर रहे हैं, I can say that is collinear and this equation is in fact following this reaction is in fact following this particular equation. Am I right? See, समझ में आ रहा है तो बोलना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना क्लियरली कि नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज, ओनली फॉर बोर्ड्स या अप टू MSCET के लिए दिस थिंग इज नॉट वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, नॉट वेरी मच क्या, बिल्कुल पार्ट ही नहीं है। इज इट क्लियर? इट इज ओनली फॉर मेंस एंड एडवांस जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, नीट तक के लिए भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। डिकम्पोजिशन मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे वो घुस नहीं पाते हैं, नहीं घुस सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दिस चैप्टर टू बी आस्क्ड। ये सिर्फ और सिर्फ हमको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जरूरत जेईई मेंस या एडवांस के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो बनेंगे उनके लिए पड़ती है।
सो हाँ ठीक है. सो इफ इट इज क्लियर तो फिर आई कैन गो. बेसिकली 2 पॉइंट पर हमको लाइन मिल जाता है. तीसरा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकाल के रख लेते हैं कि अगर तीसरा पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है मतलब मेरा प्रूव हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है. अगर नहीं लाई करेगा, वैरी करेगा ये, तो फिर वी कैन क्लियरली से कि नहीं बॉस, दिस इज नॉट फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर. तीसरा पॉइंट नहीं तो इसी लाइन पे फॉल करता ना, लीनियर होना चाहिए ग्राफ. ठीक है. और अगर फॉल कर रहा है तो यस वी कैन कन्विंसिंगली से दैट दिस इज बीइंग फॉलोड, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नो डाउट इन दैट. ठीक है. सो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन जो इनको फॉलो करना था वो यही था, ln a minus x divided by a should be equal to minus kt. ठीक है ना. अब a minus x by a को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ln vt by v नॉट से. vt by v नॉट से इज इक्वल टू माइनस kt. ठीक है. ये इक्वेशन अगर फॉलो कर रहा है ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 required or to titrate a given volume of H2O2 at two different times, then we can say that decomposition of H2O2 is indeed a first order reaction. ठीक है. और इससे हम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं. Is it clear? So this is decomposition of H2O2. Some similar such reactions are, there are 2-3 more जो हमको करना है which we must know. एक सेकेंड, ये नोट कर लिया हमने. Yes, sir. और इससे हमको रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं. रेट कांस्टेंट विल बी ln v नॉट बाई vt. रिवर्स कर दिया इसको माइनस साइन हटाने के लिए, डिवाइडेड बाय टाइम. ln को लॉग में लिखना है तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 2.303 ln v नॉट बाई vt डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. The example is saponification of esters. ठीक है. ester. For us, it is generally ethyl acetate, but any such ester can be taken. Acetate. ठीक है. कोई भी ईस्टर ले सकते हैं. ईस्टर क्या होता है? What is ईस्टर? What is ईस्टर? Functional group. हाँ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बनता कैसे है ये फंक्शनल ग्रुप? एक definitely it is a functional group, no doubt about it. So ester is a functional group of form -C
double bond O and R. ठीक है, and it is assumed to be made up of by reaction of formed by reaction of carboxylic acid COOH and R dash OH alcohol. This is carboxylic acid and this is alcohol. Is it okay? Yes. Deep, just for info, let me begin. So Easter is going to be Easter is this, and it reacts with NaOH to form RCOONa plus R dash OH. This is acetate carboxylate. Oh, sorry, not acetate. This is carboxylate. ठीक है, sodium carboxylate. Sodium carboxylate, and this is alcohol. ठीक है, अभी है क्या कि ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होता है, इट इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये और ये दोनों के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए जाते हैं, बात समझ में आ रही है? दोनों का कंसेंट्रेशन अगर सेम रखते हैं हम लोग, दोनों ए कंसेंट्रेशन के हैं, तो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. फाइन. लेकिन however अगर इसके कंसेंट्रेशन को अगर हम बहुत डाइल्यूट कर दें, ठीक है, बहुत डाइल्यूट मतलब एक्सेसिवली डाइल्यूट, यानी ये नंबर बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा नंबर, तो फिर ये रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का बच जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्टर. ठीक है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर जो है वो चेंज कर जाता है सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, when one of the reactant has been taken in very small concentration or in very large excess. ठीक है, या तो बहुत कम उसका कंसेंट्रेशन कर दिया गया, और कंसेंट्रेशन कम कर दिया गया मतलब ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे, या फिर बहुत लार्ज एक्सेस में कर दिया जाए उसको. ये बात समझ में आ रही है? या तो इसको लार्ज एक्सेस में कर दिया जाए या फिर इसको बहुत स्मॉल कर दिया जाए, तो इसका इसके ऊपर से डिपेंडेंसी रिएक्शन रेट की खत्म हो जाती है. एंड दैट प्रोसेस, आई मीन इस तरह की एनालिसिस जो होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को वी कॉल इट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये एक पॉइंट लिख लेते हैं. इन जनरल if concentration of still and concentration of NaOH are same,
are same, then the above reaction are same or nearly same, are same or nearly same. ठीक है, nearly same, then is as a second order reaction, whereas if concentration of NaOH is very less compared to concentration of ester, then then this hydrolysis becomes pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. That is starts following first order rate law. Rate law with respect to with respect to with respect to concentration of ester. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं एंड देयर आर टू वेज टू डू इट. ठीक है, पहला मेथड क्या है मेरे पास कि ये सेकेंड ऑर्डर जो पार्ट है दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है. ठीक है, तो कितने ईस्टर को कितना ईस्टर कितने NaOH के साथ टाइट्रेट हो रहा है, कितना ईस्टर कितने NaOH के साथ टाइट्रेट होकर के यानी रिएक्ट करके सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड R-OH फॉर्म कर रहा है. एक तो हम ये कर सकते हैं और ये हमारा डायरेक्टली ईस्टर का कंसंट्रेशन बताते जाएगा. ठीक है, जो इसका कंसंट्रेशन है जितना वॉल्यूम इसका लिया है और इसका कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं इन ऑर्डर टू ये जैसे इसका 2 ml लिया मैंने. ठीक है, और इसका 4 ml की जरूरत पड़ रही है, तो कैन आई से दैट कि इसके कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन जो है 1/2 के रेशियो में होगा. राइट, इसका कंसंट्रेशन अगर C है तो इसका कंसंट्रेशन 2C रहेगा. ठीक है, अगर ये 6 ml लेते हैं या 5 ml लेते हैं इसका
3 ml है, तो कंसेंट्रेशन का रेशियो क्या रहेगा हमको पता चल जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? टाइट्रेशन के टाइम पर ये 1:1 वॉल्यूम रेशियो या मोल रेशियो में रिक्वायर होने वाले हैं ना, ईस्टर जितना चाहिए उतना ही NaOH चाहिए। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है? और यस इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हमको कैसे पता चलेगा? तो जब NaOH पूरा खत्म, पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ NaOH जो बचेगा दैट विल मेक द सिस्टम बेसिक, ठीक है। और सिस्टम जैसे ही आपका बेसिक टर्न होएगा, फेनोप्टलीन डाले रहते हैं, फेनोप्टलीन हमको बता देगा बेसिक हो गया, मतलब ईस्टर पूरा कंज्यूम हो गया। जब तक ईस्टर पूरा कंज्यूम नहीं हुए रहेगा, रिएक्शन कंप्लीटली बेसिक नहीं रहेगा, फेनोप्टलीन इंडिकेटर काम नहीं करेगा। तो वो कैसे एंड पॉइंट लाना है, दैट इज अनदर थिंग। माय पॉइंट ऑफ फोकस एट दिस पॉइंट इज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि एक तो तरीका ये है कि मैं NaOH के वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से ईस्टर के कंसंट्रेशन को कैलिब्रेट कर लूं, ठीक है। और उस केस में हमारा ये वाला रिलेशनशिप जो होगा उसके थ्रू हम इसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। उस केस में हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा? ईस्टर एंड NaOH आर सेम और नियरली सेम कंसंट्रेशन के रहेंगे, एंड उस समय हमारा रेट लॉ जो यूज हो रहा होगा चूंकि सेम है, तो सेकेंड ऑर्डर वाला रेट लॉ यूज करेंगे। और क्या रहेगा हमारा ये इस तरह का जो रिलेशनशिप था दैट विल स्टार्ट फॉलोइंग। और उसमें दो केसेस डिस्कस किए थे, इफ वी रिमेम्बर। ठीक है, ये तो थर्ड ऑर्डर वाला है, इसके पहले सेकेंड ऑर्डर वाला है। अच्छा ये देखो, ये भी जो मैंने कराया था क्वेश्चन ना, ये भी यूनिक टाइप का ही क्वेश्चन है, और दिस इज समथिंग व्हिच हैज नेवर बीन आस्क्ड। एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू टू अदर थिंग्स हैज नेवर बीन आस्क्ड और नेवर बीन इंक्वायर्ड। कब आएगा मुझे भी नहीं पता, हाँ, मैं हर साल पढ़ा देता हूँ। हाँ, दोनों का कंसेंट्रेशन जब सेम सेम है तो ये वाला रेट डायनेमिक्स फॉर्म करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल इक्वेशन, राइट। 1/AT is equal to 1/A0 plus KT, ठीक है। सो ये वाले डायनेमिक्स को हमको फॉलो करना होगा इनको। इफ दिस इज ट्रू देन 1 by concentration of AT should be equal to 1 by concentration of A नॉट प्लस AT, और इससे हम निकालेंगे K की वैल्यू को, और ऑब्वियसली यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स लेंगे सच दैट स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को मिला करके 2 पॉइंट्स को लेकर के बने, उस पर तीसरा पॉइंट भी लाई करना चाहिए। तीसरा टाइम पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी उसी लाइन पे लाई करना चाहिए। अगर ये ट्रू है तो वो वाला के ही मेरा, दैट विल प्रूव टू थिंग्स। व्हाट? ये सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, और दूसरा रेट कांस्टेंट भी हमको बता देगा। इज दैट ओके? वी अंडरस्टूड दिस? यस सर। ओके, अब दूसरा पार्ट, ठीक है। सी, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट बना ना, इस पर अब हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसको कुछ नहीं कर रहे, इसको हम बेयर मिनिमम बहुत स्मॉल करके ले लिया, या जो भी करके ले लिया या बहुत हाई कंसेंट्रेशन में सॉरी बहुत लो कंसेंट्रेशन में हमने इसको ले लिया। NaOH किसी भी कंसेंट्रेशन में हमने ले लिया, बहुत लो या बहुत हाई जितना भी लेना है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट जो फॉर्म हुआ ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है।
और सोडियम कार्बोक्सिलेट को एसिड्स के साथ में टाइट्रेट करते हैं। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट कैसा है? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है, लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, याद है हम लोगों को? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ फेनोक्सिलीन के प्रेजेंस में हम लोग किया करते थे ना टाइट्रेट, यस सर। करते थे ना। सिमिलरली इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को भी हम टाइट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइट्रेशन कब फिजिबल होगा या इससे हमको रेट ऑफ रिएक्शन कब मिलेगा? जब NaOH जो है ये बहुत लार्ज एक्सेस में लिया गया हो, सच दैट ये रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। और ऐसा हमने देखा है कि इट डज नॉट इम्पैक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ईस्टर जो फॉर्म होकर के आता है, ईस्टर से जितना जैसे टाइम इनिशियल टाइम पर ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, so we will require zero volume of this thing HCl। यहाँ पर एक्चुअली तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर कुछ मैटर ही नहीं करता है। शुरुआत में आप रिएक्शन चालू करो, बस टाइम नोट कर लो कि ओके ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू T1 पर जो भी हमारा रहेगा, सपोज ये इस तरीके से रहता है, टाइम t इज इक्वल टू पर a माइनस x1 हुआ, तो यहाँ पर x1 अमाउंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये x1 अमाउंट अब V1 अमाउंट ऑफ HCl के साथ टाइट्रेट करेगा, ठीक है, V1 वॉल्यूम ऑफ HCl। यहाँ पर T इज इक्वल टू T2 पर a माइनस x2 हुआ, ये x2 अमाउंट होगा, ये V2 अमाउंट ऑफ HCl के साथ टाइट्रेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी हमको चाहिए होगा, थर्ड पॉइंट हर जगह पर चाहिए, यहाँ पर ये दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब दीज आर द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर। ये तो मतलब शुरू में लिया है तो बस लिया है, a माइनस x3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा और यहाँ पर V3 आएगा, V3 ऑफ HCl, ठीक है। ये V1 वॉल्यूम ऑफ HCl करस्पॉन्ड्स टू x1 amount of RCOA in a form, ठीक है, यानी this will be corresponding to a minus x1 amount of ester which is present, ठीक है। V2 is proportional to x2 and it is thus indicative of, x2 is indicative of what? a minus x2, and ये x3 जो है ये किस चीज का इंडिकेटिव है? a minus x3 का, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. Which is present at time of this T1, ठीक है, and it has come from come after like beginning में जो हमने ईस्टर लिया उसके आफ्टर T1 टाइम के बाद जो डिकम्पोज किया ईस्टर या जो ईस्टर ब्रेक डाउन करके कार्बोक्सिलेट बनाया उसको टाइट्रेट करने में V1 वॉल्यूम जाता है मेरा। उसके बाद थोड़े टाइम और रुके हम एंड थोड़ा और डिकम्पोज हो गया, जो कि इनिशियल के कंपैरिजन में x2 अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो कंसेंट्रेशन ऑफ RCOONA मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी x2, और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू टाइट्रेशन वॉल्यूम वैल्यू जो है वो V2 HCl का मिल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम 2 HCl चाहिए मुझे टाइट्रेट करने के लिए,
अब इन दोनों के डिफरेंस से इसके और इसके डिफरेंस या x2 से x1 का जो डिफरेंस होगा वो ये इंडिकेट करेगा कि टाइम t2 से t1 के बीच में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ईस्टर जो है वो डिकम्पोज किया. इज इट राइट? द डिफरेंस ऑफ x2 and x1 will tell us what amount of Easter has actually decomposed between T2 and T1. Am I right? यस सर. करेगा ना. x2 और x1 का डिफरेंस, x1 x2 या x1 क्या है? अमाउंट ऑफ RCONA फॉर्म्ड. तो टाइम t1 पे अगर x1 फॉर्म है और टाइम t2 पर x2 फॉर्म्ड है, तो इस पीरियड में कितना अमाउंट ऑफ ईस्टर डिकम्पोज हुआ. गिवन दैट ये वाला अमाउंट जो है मेरा वो इनिशियल अमाउंट है, राइट? सो और हमको इंफॉर्मेशंस क्या क्या चाहिए होते हैं. एक तो इनिशियल अमाउंट चाहिए होता है जहां से रिएक्शन शुरू हो रहा है. अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं इस प्रोसेस के अंदर में एनालाइज डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं. ये वाला मेरे लिए एक अननोन फैक्ट है. इसके लिए तो मुझे अननोन फैक्ट इसलिए है क्योंकि इसको एनालाइज करने के लिए मुझे डायरेक्टली ईस्टर को टाइट्रेट करना होगा और मैं ईस्टर को टाइट्रेट कर नहीं रहा हूं. ठीक है, कर नहीं सकता हूं ऐसा नहीं है, करके मैं पता कर सकता हूं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है. बट माय लिमिटेशन इज अंडर दिस प्रोसेस आई कैन नॉट नो दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, इज इट ओके? अब सोडियम कार्बोक्सिलेट के टाइट्रेशन से मैं इसकी वैल्यू नहीं पता कर सकता हूं ना, ये तो मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसको एड्रेस नहीं करना चाहता हूं. अंडर दिस लिमिटेशन में काम करके ये प्रूव करना चाहता हूं कि ईस्टर की हाइड्रोलिसिस जो है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर. एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. अब तुम लोग के दिमाग में आएगा कि क्यों कंस्ट्रेंट, तो क्यों कंस्ट्रेंट क्यों पैदा किया जाता है? सो दैट हमारी रीच या हमारा कंट्रोल प्रोसेसेस के ऊपर बढ़े, राइट? हमारे प्रोसेसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल बढ़े प्लस मेथडोलॉजीज के ऊपर हमारा कमांड बढ़े. तभी तो हम इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं ना. ऑब्वियसली नोन प्रोसेसेस में हम करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि कभी कोई अननोन प्रोसेस आया तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स अवेलेबल रहे. ठीक है, दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर डन. तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. अब दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमको बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ ये ईस्टर जो है इस पीरियड में टाइट्रेट हुआ. ठीक है, सिमिलरली V3 एंड V1 का जो डिफरेंस होगा, V3 एंड V1, X3 एंड X1 का डिफरेंस जो होगा वो हमको ये बताएगा कि इसके कंपैरिजन में यहां पर जब हम आए हैं, ठीक है, या V3 माइनस V1 एंड V2 माइनस V1 इस फ्रेम में कितना रिएक्ट किया और इस टोटल फ्रेम में कितना रिएक्ट किया. ठीक है, इस फ्रेम में कितना रिएक्ट किया और इस टोटल फ्रेम में कितना रिएक्ट किया. इज दिस ओके? अब हमारा कैलकुलेशंस जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो कैसे रहता है? कंसंट्रेशन ऑफ AT into concentration of A0 raised to the power E2 minus KT या फिर ln A0 by sorry ln A0 by AT is equal to KT. Is this okay? हेलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके. मैंने बोला ये वाला टाइम पे जो मेरा कंसंट्रेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है ना? सो
और यहाँ पर जो यूटिलाइज हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रहने से काम करते हैं, इसको यहाँ पे रोकते हैं अभी के लिए और कल के लेक्चर में मैं इसको करता हूँ। ये होगा बट आई एम समहाउ नॉट एबल टू फ्रेम द लॉजिक, आई जस्ट सी इट। इस पे दो मेथड्स एक्चुअली काम करते हैं, एक तो डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर वाला, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला इसमें रहता है, तो आई डिस्कस इट टुमारो।